तो बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु सिंह। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिमांशु सर पीपीटी वाले पर। आज बच्चों, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं डिजिटल बोर्ड पे आपका ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं। आज सेल्स ऑफ गुड्स एड का सेकंड लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूंगा और ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपका ये जो लेक्चर है सेकंड पार्ट में कंप्लीट हो जाए। इसके बाद कोई लेक्चर आपको दोबारा इस चैप्टर का ना देखना पड़े। बच्चों, कल मैंने आपको बताया था इम्प्लाइड कंडीशन और कंडीशन और वारंटी तक बात करी थी। मैंने कल आपको कंडीशन बताया था, वारंटी बताई थी और फिर उसके बाद इम्प्लाइड वारंटी तक मैंने क्लास आपकी ली थी। आज मैं आपकी बात करूँगा। देखिए, कंडीशन हो चुका था, वारंटी हो चुकी थी और इम्प्लाइड वारंटी भी हो चुकी थी। आज हम इम्प्लाइड कंडीशन की बात करेंगे। हमने कल कंडीशन की बात करी थी, वारंटी की बात करी थी और इम्प्लाइड वारंटी की बात हो गई थी, बट इम्प्लाइड कंडीशन रह गया था। आज इम्प्लाइड कंडीशन की बात होगी, फिर उसके बाद आगे के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि सर ये इम्प्लाइड कंडीशन होता क्या है। क्वेश्चन, आप इम्प्लाइड कंडीशन को जानने के पहले फिर से कंडीशन के बारे में जान लें, फिर इम्प्लाइड कंडीशन जानें। देखो बच्चों, मैंने कहा था कि कंडीशन दो टाइप का होता है। ठीक, वारंटी भी इसी प्रकार की होती है। कंडीशन दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सप्रेस कंडीशन और दूसरा होता है इम्प्लाइड कंडीशन। एक्सप्रेस कंडीशन का मतलब होता है कि जब आप किसी दुकान पर जाके डायरेक्ट आप अपनी बातों को, शर्तों को उसके आगे रखते हैं, सेलर के आगे, तो ये एक्सप्रेस कंडीशन होता है। ये मतलब स्पष्ट शर्त होती है। आप जैसे गए किसी दुकान पर, मान लीजिए परफ्यूम लेने, आपने कहा हमें ये वाला सुगंध चाहिए, ये वाला बॉटल चाहिए, आपने कंडीशन लगाई तो उसको वो चीज़ देनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं देता है, आपके साथ झूठ बोलता है, तो बच्चों कल को आप अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ करके और अपना नुकसान जो हुआ उसको मांग सकते हैं। बट अब जब आप कंडीशन डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट आप कंडीशन नहीं लगाते, बट फिर भी कंडीशन वहाँ पर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, उसे इम्प्लाइड कंडीशन कहते हैं। डायरेक्ट आप कोई कंडीशन जब ना लगाएं, वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो वहाँ पर कोई कंडीशन, तो उसे इम्प्लाइड कंडीशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, मान लीजिए आप किसी शॉप पर गए। इम्प्लाइड कंडीशन की बात अब कर रहे हैं हम, कि जो इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होती है, आप भले ना लगाएं लेकिन वो इन्वॉल्व होती है, वो माना जाता है कि इम्प्लाइड कंडीशन टूटा है। मान लीजिए आप किसी शॉप पर गए, अब शॉपकीपर ने आपने कहा भाई हमें सेब चाहिए, एप्पल चाहिए। अब आपने उससे कहा हमें एप्पल चाहिए, उसने कहा ठीक है सर हम आपको एप्पल देंगे। अब आपको उसने एप्पल देने की बात कर दी। क्या मैंने कहा, मेरी बात को ध्यान सुनिए। इम्प्लाइड कंडीशन में एक कंडीशन होती है जो आप डायरेक्ट बोलते हैं हमें ये चाहिए, वो होती है एक्सप्रेस कंडीशन, जिसके बारे में आपने पढ़ लिया। अब इम्प्लाइड कंडीशन की बात होगी, जो कि मीनिंग में ये एक्सप्रेस कंडीशन की बात की गई थी। इम्प्लाइड कंडीशन क्या होता है बच्चों, मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए और आपने कहा शॉप पर जाने के बाद हमको एक एप्पल खिला दो, क्योंकि हमको 5 केजी एप्पल आपकी दुकान से खरीदने हैं। अब दुकानदार ने आपको एक एप्पल खिलाया और आपको उसका जो टेस्ट था बहुत अच्छा लगा। तो मतलब आप ये मानकर चल रहे हैं, जो उसने आपको सैंपल दिया एक एप्पल का, आप उसको खाने के बाद जब ऑर्डर कर देते भाई 5 केजी पैक कर दो, तो कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलते हैं कि जो आपने वो एप्पल खाया था, जैसा टेस्ट उस एप्पल में था, वही टेस्ट अनदर एप्पल में भी होगा। तो कल को आप अपने घर पे एप्पल 5 किलो खरीद के लाए, मान लीजिए वो टेस्ट नहीं मिला, तो बच्चों आपका इम्प्लाइड कंडीशन टूट गया। आपने तो नहीं कहा था ना कि मुझे यही वाला स्वाद चाहिए, ऐसा चाहिए तभी मैं करूँ, ऐसा तो आपने कुछ नहीं बोला था। आपने कहा मुझे भाई एप्पल लेना है, एक एप्पल टेस्ट करा दो। आपने खाया, अच्छा लगा, आपने ऑर्डर कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये इम्प्लाइड कंडीशन हो गया बच्चों। आपने यहाँ पर डायरेक्टली कोई बात नहीं करी थी, आपने सैंपल टेस्ट करके चीज़ों को ऑर्डर कर दिया, तो ये इम्प्लाइड कंडीशन होता है। क्लियर हुआ। तो इम्प्लाइड कंडीशन हम एक्सप्रेस तरीके से, स्पष्ट तरीके से नहीं करते, वो इनडायरेक्टली उस चीज़ में इन्वॉल्व होता है। समझ में आई बात। तो इम्प्लाइड कंडीशन क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं, अपने पीपीटी से देखते हैं बच्चों। आई होप आप हमारी क्लास को समझ पा रहे हैं। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आप हमारी क्लास में अगर आए हैं, यूट्यूब पे नए हैं, तो जरूर बेटा सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें। मैं आपके सारे एग्जाम, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हैं उसको हमेशा समय समय पे बताता रहूँगा। चलिए फिर देखते हैं इसमें। ठीक है, अब द इम्प्लाइड कंडीशन आर दोज आर प्रिज्यूम बाई लॉ टू प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इम्प्लाइड कंडीशन एक ऐसा कंडीशन होता है जो लॉ के द्वारा मान लिया जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी है, भले आपने नहीं कहा है, बट वो उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है। चलिए अब देखते हैं। हाउएवर एन इम्प्लाइड कंडीशन में बी हाउएवर एन इम्प्लाइड कंडीशन में बी निगलेक्टेड। बेटा ये गलत तरीका लिख दी, गलत मीनिंग लिखी गई यहाँ पे, निगलेक्टेड और वेव्ड। मतलब
आप इम्प्लाइड कंडीशन को या तो निगलेक्ट भी कर सकते हैं या तो छोड़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। बाई एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, मान लीजिए क्या कह रहा है, अगर आप दुकानदार से कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट कर लेते हैं, जैसे आप गए, आपने कहा हमें ये वाला एप्पल चाहिए, कश्मीर वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, फलाना वाला चाहिए, आपने अगर एक्सप्रेस कंडीशन लगा दी तो वहाँ इम्प्लाइड कंडीशन का कोई मतलब नहीं है। तो वही कह रहा है कि आप या तो इम्प्लाइड कंडीशन को नेगलेक्ट कर सकते हैं या तो वेव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्सप्रेस का एग्रीमेंट करना होगा। अगर आपने एक्सप्रेस कंडीशन लगा दी तो फिर वहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर क्या कह रहा है, द फॉलोइंग कंडीशन आर इम्प्लाइड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शो अ डिफरेंट इंटेंशन। कहने का मतलब क्या है, कुछ नीचे आपको कंडीशन दी जा रही है, जो बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स के जो होते हैं उसमें इम्प्लाइड कंडीशन आता है जब तक कि कुछ अलग परिस्थितियां और ना आ जाएं। तो जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं, कुछ टॉपिक देखते हैं बेटा। आई होप कि पीपीटी आपको दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पीपीटी को, ठीक है। अब देखिए क्या है कि कंडीशन एज टू टाइटल, मैंने क्या बताया कि इम्प्लाइड कंडीशन क्या होता है, इम्प्लाइड कंडीशन कैसे माना जाता है, वो कंडीशन जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होता है, ऐसा लॉ मानता है, उसे इम्प्लाइड कहते हैं। जो डायरेक्टली बात ना करें वो इम्प्लाइड होता है, जो डायरेक्टली बात करते हैं वो एक्सप्रेस होता है। अब क्या कह रहा है, कंडीशन एज टू टाइटल, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑन अ पार्ट ऑफ सेलर दैट, कह रहा है हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इम्प्लाइड कंडीशन होता है अगर सेलर इन केस ऑफ सेल ही हैज़ ओनरशिप एंड राइट टू सेल द गुड्स एंड in an agreement to sale he will have a right to sell the goods at the time when the property is to pass। कहने का मतलब क्या है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इम्प्लाइड कंडीशन होता है सेलर की तरफ से। मान लीजिए आपको कोई माल सेलर ने बेच दिया तो उसका जो ओनरशिप बेटा वो आपके पास आ जाएगा और अब आप उसको किसी को बेच सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते सेलर से कि सर क्या मैं माल खरीद के कल को ले जाऊंगा तो क्या मैं बेच पाऊंगा, नहीं बेटा। लॉ कहता है कि अगर आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और माल आपने खरीद लिया है तो आपका ये इंप्लाइड कंडीशन है। भले आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई दुकानदार के पास जाके कि सर क्या मैं टीवी खरीद के ले जा रहा हूँ, किसी और को नहीं बेच सकता, ऐसा कोई आपको उसके साथ एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई सामान खरीद लिया है तो यू हैव अ राइट टू सेल नाउ, मतलब अब आपके पास भी अधिकार है कि आप बेच सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन आप कभी दुकानदार के पास नहीं लगाते, इसलिए इसको इंप्लाइड कंडीशन माना जाता है। फिर से समझा देता हूं बच्चों, मुझे पता है ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, समझिए। जैसे मान लीजिए मैं किसी दुकानदार के यहाँ से मोबाइल खरीद के लाता हूँ, अब दुकानदार ने मुझे मोबाइल तो बेच दिया, क्या मैं दुकानदार से बात करूंगा कि सर मैं ये मोबाइल ले जाके दूसरे को बेच सकता हूँ क्या? ऐसा तो नहीं करूंगा ना। तो अब मैंने मोबाइल खरीदा, मैंने सेकेंड हैंड किसी और को बेच दिया, तो कहीं ना कहीं इम्प्लाइड कंडीशन वो मेरा था, अंदर उसके कॉन्ट्रैक्ट में वो इम्प्लाइड कंडीशन शामिल था। मैं उस मोबाइल को बिना दुकानदार की मर्जी के भी बेच सकता हूँ क्योंकि आई एम द ओनर ऑफ सच मोबाइल, मैं अब उस मोबाइल का मालिक हूँ। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन होता है कि मतलब मुझे ऐसे कंडीशन नहीं रखने पड़ते, वो मैं माल खरीद के लाता हूँ, मेरा कंडीशन उसमें ऑलरेडी आ जाता है, भाई मैं बेच सकता हूँ किसी को। इन एन एग्रीमेंट टू सेल he will have to right to sell the goods at the time when the property is to pass। कहने का मतलब क्या है कि जो सेल होता है, अगर दुकानदार ने उसको माल को बेच दिया तो मेरे पास ओनरशिप आ जाती है और मैं माल को बेच सकता हूँ, या फिर मैंने एग्रीमेंट कर लिया है दुकानदार से और मेरे पास अगर माल आ गया तब भी मैं माल को बेच सकता हूँ। तो ये मेरे इम्प्लाइड कंडीशंस होते हैं बेटा, इसे मुझे डायरेक्ट कंडीशन रखने की दुकानदार से कोई आवश्यकता नहीं। मोबाइल या कोई भी चीज़ मेरे पास आई तो मैं उसे बेच सकता हूँ, मेरे पास ये अथॉरिटी होती है और ये इम्प्लाइड कंडीशन होता है। अगला टॉपिक, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। Where there is a contract of sale of goods by description, there is an implied condition that goods delivered by seller shall correspond with such description. If the good does not correspond with the description, the buyer is not bound to accept and pay for the goods। अब ये क्लासरूम मैंने बताया था, मैं क्लास में बच्चों को बताता हूँ, हालांकि आप इसको मत ध्यान दें। मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, शॉप पर गए, ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अगर डिस्क्रिप्शन द्वारा कोई गुड्स आपको बेचा जा रहा है तो वह भी इम्प्लाइड कंडीशन वहाँ पर ऑलरेडी रहेगा। मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, आपको एक बनियान लेनी थी, बनियान आप जानते हैं ना, रूपा का और लक्स कोजी का, पता नहीं क्या क्या हम पहनते हैं। हम दुकानदार से लेकर के दुकानदार से बोले भैया कोई अच्छी बनियान दिखाओ, उसने रूपा का बनियान दिखाया, उसने कहा भाई ऐसा ये बहुत अच्छा चलता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये कंफर्टेबल होता है, उसने खूब बढ़ा चढ़ा करके बात कर दी और मैं लेकर के चला आया। मैंने तो कोई कंडीशन नहीं लगाई ना कि मुझे इस टाइप का चाहिए, उसने मैंने कहा कोई अच्छी सी बनियान दे दो, उसने एक बनियान के बारे में बढ़ा चढ़ा के बता दी और मैं उसको उसके कहने के हिसाब से खरीद लिया। तो उसने डिस्क्रिप्शन खूब अच्छे से बताया बेटा, खूब अच्छे से व्याख्या की और मैंने ले लिया। कल को अगर वो चीज़ मैच नहीं की मेरे डिस्क्रिप्शन के, उसके डिस्क्रिप्शन के अनुसार,
तो मेरे पास ये ड्यूटी है, मेरा ये राइट है कि मैं उस माल को दुकानदार को वापस कर सकता हूँ। सर आप कैसे कर सकते हैं, आपने तो कोई कंडीशन नहीं लगाई थी। भाई नहीं लगाई थी, अगर दुकानदार ने बढ़ा चढ़ा करके ना बताया होता तो मैं कोई और खरीदता ना। उसने बता दिया तो मैं मान के चलता हूँ कि वो चीज़ उसके अंदर रही होगी जो दुकानदार ने बताई, तो मतलब कल को दुकानदार के हिसाब से वो चीज़ खरी नहीं उतरी, तो मतलब अब वो इम्प्लाइड कंडीशन बन गया, मतलब मैं माल को वापस कर सकता हूँ। समझ में आई बात, ये होता बच्चों। अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है, जूम इन कर लेते हैं। हालांकि मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, देख लेते हैं जो भी है। कमेंट करके आप बताएं कि जब आप सर छोटा करते हैं जूम इन होता है जूम आउट होता है, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन होता है इसमें। सेल बाय सैंपल, मैंने कहा ना, अगर आप किसी दुकानदार के यहाँ सैंपल चेक करके कोई माल लेके आते हैं और माल उस टाइप का नहीं उतरता है, तो कल को आप माल वापस कर करके अपना पूरा पैसा और जो नुकसान हुआ मांग सकते हैं। तो सैंपल के केस में भी इम्प्लाइड कंडीशन होता है। भले आपने कहा, जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर के यहाँ कोई MR आता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसने कोई दवा दे दी, उसने कहा सर ये दवा खिलाओ मरीज अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर ने दवा खिलाई मरीज को, मरीज अच्छा हो गया। डॉक्टर ने वो दवा कम से कम 100 लॉट ऑर्डर कर दी। अब कल को सारी की 100 लॉट उस टाइप की नहीं थी जैसा कि पहली वाली दवा थी, तो डॉक्टर ये मान के चल रहा था कि जो उसने पहले मरीज को खिलाई थी जो दवा वही वाली दवा आएगी, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आई, तो डॉक्टर उस दवा को वापस करके अपना पैसा और अपना पूरा नुकसान मांग सकता है। तब आप पढ़ेंगे कि सैंपल के द्वारा अगर कोई चीज़ किसी को बेची जा रही तो सैंपल के अंदर जो क्वालिटी है वो चीज़ें मिलनी चाहिए, अगर नहीं तो बायर वापस कर सकता है। ये इम्प्लाइड कंडीशन कहता है। समझ में आ रही बात बच्चों। अगला कह रहा है सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। अगर माल को आप सैंपल और साथ में व्याख्या करके बेच रहा, मान लीजिए कोई सेलर माल को, कोई गुड्स को सैंपल के रूप में और साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्शन खूब बढ़ा चढ़ा के उसको बेच रहा है, अगर कल को बायर को दोनों चीज़ मैच नहीं की, ना सैंपल मैच किया ना डिस्क्रिप्शन मैच किया, तो इम्प्लाइड कंडीशन इसके अंदर आ गया और लॉ कहता है कि बायर पूरे माल को वापस करके अपना नुकसान और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, नुकसान मांग सकता है। फिर आता है कंडीशन एज टू होलसमनेस, मतलब माल की क्वालिटी, माल का कंजम्पशन, माल की क्वालिटी, माल का साउंड मतलब हेल्थ वगैरह अगर मैच नहीं करता है, भले एक बायर ने नहीं कहा था कि हमको इस टाइप का माल चाहिए, मतलब कोई डायरेक्ट कंडीशन नहीं लगाई थी, कोई एक्सप्रेस कंडीशन नहीं लगाई थी, तो कल को बायर का अगर वो चीज़ उसके हिसाब से, बायर के हिसाब से फिट नहीं होती है, तो माना जाएगा कि बायर का इम्प्लाइड कंडीशन टूट गया। और हम, अच्छा बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कोई जीन्स लेके आते हैं, देखो हम दुकानदार से कोई एग्रीमेंट नहीं कर, दुकानदार से कोई कंडीशन नहीं लगाते, हम जीन्स लेके आए और जीन्स हम पहन के चले, कंफर्टेबल नहीं आई तो हम गए वापस कर दिए। क्यों? क्योंकि दुकान जीन्स की क्वालिटी नहीं मैच कर रही है, तो भाई उसका होलसमनेस मतलब उसकी क्वालिटी, उसका जो हमें यूज़ था वो मैच ही नहीं कर रहा, तो हम इम्प्लाइड कंडीशन की वजह से ही वापस करते। बच्चों आज से जान लो, ये इम्प्लाइड कंडीशन उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। कल को दुकानदार नहीं मना कर सकता कि हम नहीं लेंगे, आप कह सकते हैं हमें ये हो ही नहीं रही, हमें सेट ही नहीं हो रही, हम वापस कर लीजिए, नहीं होगी तो हम पीट पाट देंगे दुकानदार को। तो यही होता ना बेटा, दुकानदार भले हम डायरेक्ट कंडीशन ना लगाए, अगर हम चीज़ हमें समझ में नहीं आई, उसकी क्वालिटी नहीं मैच कर रही, उसका सैंपल नहीं मैच कर रहा, तो हम वापस कर सकते हैं, ये इम्प्लाइड कंडीशन कहता है। समझ में आई बात। तो कुल मिलाकर कोई डायरेक्ट बात करें, कंडीशन लगाएं तो एक्सप्रेस कंडीशन, और ना लगाएं कोई कंडीशन, और अगर लॉ ने कहा है कि भाई उसके अंदर शामिल है तो इम्प्लाइड कंडीशन होता है। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, अगर कोई भी चीज़ हम लेके आते हैं और वो अपनी क्वालिटी और कंडीशन फिटनेस के अनुसार नहीं उतरता है बेटा, तो वो हमारे लिए जो है इम्प्लाइड कंडीशन माना जाएगा कि दुकानदार ने हमारा तोड़ दिया है और हम उस माल को वापस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों अब हमको अच्छे से हमारी टॉपिक। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी, मान लीजिए हम कोई गुड्स मार्केट से मंगाते हैं और किसी और को बेच देते हैं, मान लीजिए इसे मर्चेंटेबिलिटी मतलब व्यापारिक बातें, मतलब मान लीजिए हम व्यापार करते हैं गुड्स मंगा करके, कल को हम किसी से गुड्स मंगवाए, गुड्स मार्केट में हम बेच रहे हैं, लेकिन वो गुड्स उस टाइप की नहीं जिस टाइप की हमें मार्केट में बेचनी है, तो बेटा इसका मतलब हमारे मैन्युफैक्चरर ने हमारा कंडीशन तोड़ दिया। कौन वाला? इम्प्लाइड वाला। क्योंकि हम तो यही मानते थे कि हमारा मैन्युफैक्चरर हमको बार बार वही चीज़ देगा जो हम बेचते हैं, लेकिन उसने हमारे साथ इस बार गद्दारी करी ना, होता नहीं गद्दारी कर बे, तो वही वाला। तो उस दुकानदार ने क्या किया? तोड़ दिया कंडीशन। और कौन वाला? इम्प्लाइड वाला। हम तो बार बार नहीं कहेंगे ना भैया हमको यही वाला माल दो, हम तो मान के चल रहे हैं कि आप वही वाला दे रहे हैं, तो मतलब हम अगर नहीं बोले तो इसका मतलब आपने हमारा इम्प्लाइड कंडीशन तोड़ दिया, हम माल को वापस कर सकते हैं आपको। तो कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी, अगर मान लीजिए कोई ऐसी माल मंगा रहे हैं जो हम व्यापार के क्वालिटी के लायक है और वो क्वालिटी हमें नहीं मिल रही, तो हम माल को वापस कर सकते हैं, बिकॉज इम्प्लाइड कंडीशन हमारा टूट गया और अपना नुकसान मांग सकते हैं। बच्चों एक बार इसे अच्छे से आप पढ़ते जाइएगा, ठीक है। अब आता है कैवेट एम्पटर। अब कैवेट एम्पटर बेटा एक कॉन्सेप्ट है
ग्राहक को लेकर के, किसको लेकर के, ग्राहक को लेकर के। आइए देखते हैं कि ग्राहक की जागरूकता के बारे में बात है। इसका मतलब क्या है, जब बच्चों आप किसी दुकान पर जाते हैं, आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप पहले चेक करते हैं, यही होता है ना ग्राहक जागरूकता लेकर के। मतलब आप किसी दुकान पर जाते हैं, कोई चीज़ चेक करते हैं, तो वहाँ पर सेलर भले आपसे ना बोले, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है ना, आप माल को चेक करके लें। अगर आपने माल को चेक करके लिया तो सेलर की कोई गलती मानी नहीं जाएगी। इसी को कहते हैं कैवेट एम्पटर। देखिए, द टर्म कैवेट एम्पटर इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स लेट द बायर बिवेयर। कैवेट एम्पटर बेटा एक लैटिन शब्द है, भाषा है, जिसका मतलब होता है बायर को, ग्राहक को जागरूक होना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट वाइल परचेजिंग द गुड्स द बायर मस्ट बी कॉशियस। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट एट द टाइम ऑफ बाइंग गुड्स द बायर मस्ट मेक रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द गुड्स टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द गुड्स आर सुटेबल फॉर हिज पर्पज। इसके अनुसार बेटा जब बायर जो है गुड्स को खरीदने जाता है तो बायर को, मतलब ग्राहक को जागरूक होना चाहिए, और गुड्स खरीदते टाइम बायर को यह जरूर जांच कर लेनी चाहिए कि क्या गुड्स उसको सेटिस्फाई करेगा, क्या उसकी ज़रूरतों को पूरा करेगा कि नहीं करेगा। इसके साथ साथ सेक्शन 6 कहता है कि देयर इज़ नो इम्प्लाइड वारंटी। इसमें कोई इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशन नहीं होता है। अच्छा बेटा, अगर आपने माल खुद चेक करके लिया है तो यहाँ पे सेलर की कोई इम्प्लाइड कंडीशन या इम्प्लाइड वारंटी नहीं आएगी, क्योंकि आपने खुद ही माल चेक किया, तो उसमें गलती आपकी मानी जाएगी। तो वही कह रहा, देयर इज़ नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पार्टिकुलर पर्पज फॉर विच द गुड्स आर सप्लाइड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकुलर पर्पज से गुड्स आप चेक करके ले आते हैं, खरीद के ले आते हैं, गलती आपकी मानी जाएगी, ना कि दुकानदार की, क्योंकि आपने खुद माल को चेक किया है और जांचा है। ठीक है, तो यहाँ कोई कंडीशन वारंटी नहीं आएगी। अब फिर आता है इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ नॉट द सेलर्स ड्यूटी टू गिव टू द बायर द गुड्स विच आर फिट फॉर अ सुटेबल पर्पज ऑफ द बायर। इट इज़ अप द बायर टू मेक प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज नीड। इफ he make a wrong selection, he cannot blame the seller if the goods turn out टू बी डिफेक्टिव और डू नॉट सर्व हिज पर्पज़। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में, अगर बायर की, सेलर की यह कोई ड्यूटी नहीं कि वो बायर के हिसाब से माल को दे, मतलब बायर को जो माल सुटेबल लगे वो बेचे, ऐसा नहीं है। अगर बायर ने खुद प्रॉपर गुड्स का सिलेक्शन किया है, जो उसकी ज़रूरत है उसने उस तरीके की चीज़ों को लिया है, और अगर उसने गलत तरीके से सिलेक्शन किया बायर ने, तो यहाँ पर सेलर की कोई भी ड्यूटी नहीं बनती अगर माल डिफेक्टिव निकलता है तो बायर को जागरूक होना चाहिए। अगर बायर ने खुद चेक करके माल लिया तो कोई कंडीशन वारंटी शामिल नहीं होगी। कौन सी? इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी। अगर एक्सप्रेस करके बायर ने लिया, भाई डायरेक्ट बात करके लिया, तब तो सेलर की जिम्मेदारी बनेगी। अगर नहीं लिया है, बायर ने खुद माल जाके चेक कर लिया, खरीद लिया, तो वहाँ पर सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये कह रहा बायर को जागरूक होना चाहिए। समझ में आ रही बात बच्चों? ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है एग्जम्पशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्पटर। बच्चों, आपने कैवेट एम्पटर का मतलब समझा कि ग्राहक को जागरूक होना चाहिए, ग्राहक की जागरूकता का सिद्धांत है ये। लेकिन कुछ जगहों पर ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब ग्राहक की जागरूकता भी काम नहीं आती। कहाँ पर? कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। वेयर द सेलर मेक अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एंड द बायर रियलाइज ऑन इट। मान लीजिए आप किसी दुकान पर माल खरीदने जाते हैं और सेलर ने जानबूझ के गलत तरीके से उस माल के बारे में बताया और आपने विश्वास करके खरीद लिया, तो वहाँ पर किसी प्रकार का आपके कैवेट एम्पटर लागू नहीं होता, क्योंकि आप कितने भी जागरूक थे लेकिन सेलर की बातों में आपने माल खरीद लिया, तो वहाँ पर सेलर की गलती मानी जाएगी, कैवेट एम्पटर लागू नहीं होगा। When the seller actively conceal a defect in the goods which is not visible on a reasonable examination of the same। कहने का मतलब क्या बच्चों? मान लीजिए आप कोई खरीदने गए गुड्स और आप चेक कर रहे थे, उसमें माल में कमी थी, ये बात दुकानदार जानता था, उसने आपको नहीं बताई, चुरा लिया, कौंसिल मतलब छुपा लिया कि माल में डिफेक्ट है। तो कहने का मतलब क्या है, फिर कल को माल में कोई कमी निकलती है तो यहाँ पर आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। दुकानदार ये नहीं कहेगा आपने चेक किया था, आप ले गए, नहीं, आप भी तो जानते थे, आपको बताना चाहिए था ना कि गुड्स में ये कमी है, तो दुकानदार की गलती मानी जाएगी। यहाँ पर आपका कैवेट एम्पटर काम नहीं करेगा, ग्राहक जागो का सिद्धांत काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर कह रहा है व्हेन द बायर रियलाइंग अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर हैज़ एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड कम्युनिकेटेड टू हिम द पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड। मान लीजिए अगर बायर ने
सेलर की जजमेंट और स्किल पर विश्वास कर लिया कि जो सेलर है वो इस टाइप का माल बनाता है, हमें वो चीज़ अगर हम बिना जांच के भी ले लें तो अच्छा है। लेकिन कल को आप ले आए जो आपको रिक्वायरमेंट है, वो जो गुड्स आप ले आए किसके ऊपर विश्वास करके, सेलर के ऊपर, सेलर की स्किल और क्वालिटी के ऊपर, लेकिन वो माल उस टाइप का नहीं निकला, तो यहाँ पर आपके कैवेट टेम्परेचर काम नहीं करेगा। यहाँ पर माना जाएगा कि आपका इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी टूट गई और सेलर की जिम्मेदारी होगी। तो ऐसे कुछ जगह पे बेटा जहाँ आपकी जागरूकता भी काम नहीं आएगी। जैसे क्या, जहाँ पर सेलर ने जानबूझकर आपको धोखा दिया, सेलर ने कोई बात छुपा ली, आप सेलर की स्किल पर विश्वास करते थे फिर भी गलत निकल गया, तो यहाँ पर आपकी जागरूकता को कोई मतलब नहीं है, लॉ कहता है यहाँ पर सेलर की ही गलती मानी जाएगी। अब फिर कह रहा है वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स दैट डिस्क्रिप्शन। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने गुड्स को बॉट कर लिया, खरीदा सेलर की बातों में आकर के, तो यहाँ पर सेलर की गलती मानी जाएगी, आपकी कोई गलती मानी नहीं जाएगी। समझ में आई बात? ओके। अब आगे देखते हैं डिलीवरी का मतलब क्या होता है। डिलीवरी का मतलब क्या होता है बच्चों? अब डिलीवरी का मतलब होता है सुपुर्दगी। मतलब जब भी कोई गुड्स आप किसी सेलर से खरीदते हैं, जब वो आपके घर पे माल भिजवाता है या आपके बताए गए लोकेशन पे भिजवाता है तो उसे डिलीवरी कहते हैं। तो डिलीवरी 3 टाइप की हो सकती है बेटा। कौन कौन सी हो सकती है? एक होती है एक्चुअल और फिजिकल डिलीवरी, एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, एक होती है सिंबॉलिक डिलीवरी। मतलब एक वास्तविक डिलीवरी, जैसे आज आपने माल खरीदा, हमने आज ही आपको हैंडओवर कर दिया माल, ये एक्चुअल डिलीवरी होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है बच्चों, जब माल बहुत ज़्यादा होता है और आप एक साथ उसे लेके नहीं जा सकते, तो हमने क्या किया, आपको जो है बेटा अपने गोडाउन का, अपने वेयर हाउस का चाबी दे दिया कि भाई आप माल निकाल लीजिएगा, ले जाइएगा। तो मैं मानता हूँ ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होता। एक होता कि आज ही माल मैंने आपको दे दिया, हैंड ओवर कर दिया, होगा कंस्ट्रक्टिव, सॉरी एक्चुअल डिलीवरी। एक होता है जब माल ज़्यादा होता है तो हम गोदाम की चाबी पकड़ा देते हैं या गोदाम बता देते हैं आप वहाँ से माल निकालेंगे, तो मैं मान के चलता हूँ कि डिलीवरी हो चुकी है, आप चाहे जब निकालें। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक होती है सिम्बॉलिक डिलीवरी। मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप ट्रेन से माल भेज रहे थे किसी बंदे को, मान लीजिए ए बी को दिल्ली माल भेज रहा था और ए ट्रेन से माल भेज रहा था बाय ट्रेन, और ए गया रेलवे के पास, उसने बिल्टी बनवा ली, बिल बनवा लिया, और फिर क्या होता है कि उसने बी को माल भेज दिया। ठीक है, तो मतलब माल चला गया, रसीद मिलते ही ए मान लेगा रेलवे की तरफ से कि माल डिलीवर हो चुका है। इसे सिंबॉलिक या सांकेतिक डिलीवरी कहते हैं। तो एक्चुअल मतलब डायरेक्ट जो हम तुरंत कर दें। कंस्ट्रक्टिव जब माल ज़्यादा हो, हैवी हो, तो हम वेयर हाउस या गोदाम की चाबी दे दें, और जहाँ पर माल ले जाना आसान ना हो तो हम मान लेते हैं कि भाई माल चला गया, क्योंकि हम मान लेते हैं कि माल निकल चुका, वो अगला बंदा लेके जाएगा। एक होता सिंबॉलिक, जब हम बिल वगैरह बना करके माल को छोड़ दें, तो मैं मान लेता हूँ कि ये रेलवे वाले या बस वाले माल हमारा पहुँचा देंगे, इसे कहते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों, कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। ठीक है, रूल्स एज टू डिलीवरी। अब डिलीवरी के कुछ नियम भी हैं, डिलीवरी का कुछ नियम भी है, देखते हैं क्या है। डिलीवरी शुड हैव द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द बायर इन पोजीशन। कहने का मतलब क्या है, डिलीवरी ऐसा होना चाहिए जिससे बायर को, माल खरीदने वाले को उस पर अधिकार प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि हम आपको डिलीवर कर दिए लेकिन अभी सेलर के ही कस्टडी में, ऐसा नहीं है, तो यह डिलीवरी नहीं माना जाएगा। द सेलर मस्ट डिलीवर द गुड्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो सेलर है वो गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग डिलीवर करे, जो टाइम है, जो नियम है, उस तरीके से डिलीवर करे। द सेलर इज टू डिलीवर द गुड्स व्हेन द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी, इट इज़ ड्यूटी ऑफ द बायर टू क्लेम डिलीवरी। मतलब सेलर डिलीवर करे गुड्स को जब बायर अप्लाई करे, यह ड्यूटी होती है कि जब बायर क्लेम करे डिलीवरी को, तभी सेलर डिलीवरी कर दे माल की। ठीक है, फिर आता है व्हेन द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन पोजेशन ऑफ द थर्ड पर्सन, देयर विल बी डिलीवरी ओनली व्हेन द पर्सन एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। मान लीजिए अगर सेलर है और उसने माल किसी थर्ड पर्सन की कस्टडी में रखा है, तो और अगर बायर कहता कि हमारा माल भिजवा दो, तो जो थर्ड पर्सन है वो ये विश्वास दिलाए बायर को कि माल आपके बिहाफ पर मेरी कस्टडी में रखा गया, सेलर के पास से मेरे पास रखा गया है, तो सेलर वहाँ से या थर्ड पर्सन, वो व्यक्ति आपको माल डिलीवर जरूर कर दे। फिर कह रहा, इफ़ द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस अदर देन वेयर दे आर, द रिस्क ऑफ डिटेरियोरेशन इन ट्रांजिट विल बी बोर्न बाय द बायर। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए माल हम यहाँ से लखनऊ भेज रहे थे, लेकिन बायर ने कहा नहीं, प्रतापगढ़ के रास्ते लखनऊ लेके आओ। हम लेके जा रहे थे किधर से, फाफामऊ होते हुए सीधा, सॉरी हम गलत बता दिए, मान लीजिए हम यहाँ से लेके जा रहे थे लखनऊ प्रतापगढ़ के रास्ते, लेकिन बायर कह रहा नहीं नहीं कानपुर के रास्ते ले आओ। तो मान लीजिए रास्ते में माल को कुछ हो गया कानपुर के रास्ते,
जो हमारा रास्ता तय था प्रतापगढ़, हम उधर से नहीं ले गए, बायर ने कहा हमें इधर से चाहिए माल। तो बेटा कल को अगर कोई नुकसान हो गया तो फिर बायर उसका नुकसान का वहन करेगा। उस माल, जो माल की डिलीवरी की, अगर कोई नुकसान हो गया, चोरी हो गया, माल डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर ऐसे केस में अगर रूट बदल दिया गया है तो रिस्क सारा का सारा बायर मतलब बियर करेगा। अगला आता अनपेड सेलर। अगला कौन सा आता बेटा? अनपेड सेलर। क्वेश्चन था अनपेड सेलर कौन होता है? अनपेड सेलर कौन होते हैं? अनपेड सेलर मतलब अदत्त विक्रेता। कौन होते हैं बेटा? अदत्त विक्रेता। अब चलिए देखते हैं अनपेड सेलर कौन होते हैं। वैसे आप बच्चों को पता हो गया होगा, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। अनपेड सेलर का मतलब होता है बेटा, मान लीजिए मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं एक सेलर हूँ, मैंने आपको माल बेचा और मुझे अभी पूरा पैसा नहीं मिला है बायर की तरफ से, आपकी तरफ से, या मुझे कम पैसा मिला है, या मुझे जो भी चेक वगैरह मिला उसमें भी पूरी अमाउंट नहीं मिली हुई बेटा, तो ये होता मैं अनपेड सेलर हूँ। मैं कौन सेलर हूँ? अनपेड। मतलब जब भी आप किसी से माल खरीदते हैं, जो सेलर होता है अगर उसको पूरा पैसा आप नहीं देते हैं अभी, या अभी पैसा ही नहीं दिए, तो वो अनपेड सेलर कहलाएगा। ठीक है, तो सेलर इज डीम टू बी अनपेड सेलर। एक सेलर को कब अनपेड सेलर माना जाएगा? व्हेन होल ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। मतलब एक सेलर को तब हम अनपेड सेलर कहते हैं जब उसको पूरी तरीके से प्राइस नहीं मिला है, या उसको प्राइस मिलने की, मतलब उसको प्राइस मिलने की उम्मीद नहीं है और वो तुरंत प्राइस पर एक्शन लेने की क्षमता रखता है, उसे कहते हैं अनपेड सेलर। मतलब आपके खिलाफ एक्शन लेने की क्षमता रखता है प्राइस पाने के लिए, उसे कहते हैं अनपेड सेलर। अब एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज गिवन एज पेमेंट बट द सेम हैज़ बीन डिसऑनर्ड अनलेस दिस पेमेंट वाज एन एब्सोल्यूट एंड नॉट अ कंडीशनल पेमेंट। मान लीजिए आप किसी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना के देते हैं, जैसे चेक बना के देते हैं, प्रोमिसरी नोट बना के देते हैं किसी सेलर को, और वो बैंक में गया या किसी से मांगने गया जिसके लिए आपने बनाया था वो चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज, वो डिसऑनर्ड हो गया, अनादृत हो गया। बेटा ये कब होता है? जब पेमेंट कम होता है या गलत तरीके से बनाया जाता है चेक को, तो वो डिसऑनर्ड मान लिया जाता है, अनादृत। तो मान लीजिए ए ने बी से माल खरीदा और ए ने बी को एक चेक बना करके या प्रोमिसरी नोट बना के या बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दे दिया, तो यहाँ पर बी को उसका पैसा नहीं मिला क्योंकि ए के द्वारा बनाया गया चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो बेटा फिर यहाँ पर बी अनपेड सेलर मान लिया जाएगा क्योंकि उसे पैसा तो मिला ही नहीं ना। अब आता है एक अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट होते हैं। मान लीजिए मैं किसी सेठ के यहाँ से माल खरीद के लाया, माल का पैसा नहीं दिया या कम पैसा दिया, तो अब उस सेठ के पास क्या राइट है मेरे लिए? राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स। गुड्स के अगेंस्ट में एक अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट्स हैं? राइट ऑफ लियन और रिटेंशन। राइट ऑफ लियन और रिटेंशन मतलब ग्रहण अधिकार या माल को रोक कर रखने का अधिकार। जब तक मान लीजिए उसकी कस्टडी में अगर माल है बेटा और मैंने पैसा नहीं दिया तो अनपेड सेलर है, तो मेरे माल को रोक कर रख सकता है तब तक जब तक मैं उसे पैसा नहीं दूँ, ये उसके पास अधिकार है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। मान लीजिए माल रास्ते में वो निकाल चुका है, गाड़ी आ रही थी, उसको पता चला कि हिमांशु मेरा पैसा नहीं देंगे, तो माल को बेटा रास्ते में उसने रुकवा लिया और मंगवा लिया वापस, कहा माल मत ले जाओ, अगला बंदा डिफॉल्टर है। बेटा ये होता है राइट ऑफ स्टॉपेज, मतलब माल को रास्ते में रोकने का अधिकार। राइट ऑफ रीसेल, अगर मैंने माल का पैसा नहीं दिया तो कल को माल को दोबारा किसी को बेचने का भी अधिकार रखता है। ठीक है, अब आता है अगला राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर। अभी तक आपने देखा कि गुड्स के अगेंस्ट में क्या राइट है, अब देखिए एक अनपेड सेलर का बायर के अगेंस्ट क्या राइट है। क्या है भाई? जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए हमने माल का पैसा देने में जानबूझ करके, मैं बायर हूँ, मैंने जानबूझ करके गलती करी, तो बेटा वो मेरे ऊपर केस करने का अधिकार रखता है जो सेलर है। वेयर द प्रॉपर्टी हैज़ नॉट पास्ड एनी एंड प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डे इरिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी एंड बायर रॉन्गफुली निगलेक्ट और रिफ्यूज टू पे सच प्राइस। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए अगर मैं बायर हूँ, मैंने माल मंगा लिया है और मैं जानबूझ करके अब माल पैसा नहीं देना चाहता हूँ, तो फिर मेरे ऊपर वो उस प्राइस को लेकर के भी केस कर सकता है। तो कुल मिला करके एक बायर मेरे पास जो गुड्स भेज रहा है उसे रोक सकता है, उसे दोबारा बेच सकता है किसी को, या उसे अपने पास रोक कर रख सकता है जब तक मैं पैसा ना दूँ, या मेरे ऊपर वो केस कर सकता है। तो ये तमाम उसके पास अधिकार है बच्चों, ये सिंपल आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अब अगला आता ऑक्शन सेल। क्या होता है ऑक्शन सेल? ऑक्शन सेल का मतलब बेटा नीलामी द्वारा विक्रय, माल को बोली लगाकर बेचना ऑक्शन सेल कहलाता है। अगर कोई माल आप बोली लगा करके बेचते हैं मेरे बच्चों, तो जैसे आपने देखा बिड लगती है, बोली लगती है, उसे कहते हैं ऑक्शन सेल। सेक्शन 64 में ये चीज़ बताई गई है, कह रहा है इट इज़ मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग बिड्स पब्लिकली एंड द प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। मतलब एक प्रकार से अपनी प्रॉपर्टी को पब्लिक के बीच में बोली लगा करके बेचना, जो हाईएस्ट बिडर होता है बोली लगाने वाला उसको माल बेच दिया जाता है। इट इज़ अ पब्लिक सेल वेयर गुड्स आर ऑफर टू बी टेकन बाय बिडर्स। कहने का मतलब क्या है बेटा? ये एक प्रकार से सार्वजनिक विक्रय होता है जिसमें गुड्स बोली लगाने वाले को ऑफर किया जाता है।
ऑक्शनियर इज ओनली एन एजेंट ऑफ सेलर। मैं मान लीजिए अपना गुड्स बोली लगा करके बेचना चाहता हूँ, तो मेरे लिए जो बोली लगाएगा बंदा वो मेरा एक एजेंट माना जाएगा, वो मेरा ऑक्शनियर माना जाएगा। मतलब एक सेलर का जो एजेंट होता है, ऑक्शनियर वो एजेंट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा मेरा माल बोली लगवा के आप मार्केट बिकवा दो, तो यू आर माई ऑक्शनियर। तो कहने का मतलब आप मेरे नीलाम करता हो, आप मेरे एजेंट हो। अब क्या कुछ रूल्स हैं, आइए देखते हैं। बिड्स मतलब ऑक्शन सेल में कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। व्हेन गुड्स आर पुट ऑफ फॉर सेल इन लॉट, ईच लॉट इज ट्रीटेड टू बी द सब्जेक्ट ऑफ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मान लीजिए कोई हम गुड्स बेच रहे हैं, 3-4 लॉट में हमें गुड्स बेच रहे हैं, ए गुड्स से, बी गुड्स से, सी गुड्स से, डी गुड्स से। अगर बोली लगाएगी तो ऐसा नहीं कि चारों गुड्स की बोली लगाएगी, हर लॉट की अलग अलग बोली लगेगी, हर लॉट का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये लॉ कहता है। फिर कह रहा है sale is completed when the auctioneer announce its completion by fall of hammer or in another customary manner। अगर मान लीजिए जो मेरी तरफ से बोली लगा रहा है उसने अनाउंस कर दिया कि माल बिक गया, उसने हथौड़ा मार दिया अपने मेज पर, तो माल मान लिया जाएगा वो बिक चुका है। राइट टू बिड में बी रिजर्व एक्सप्रेसली बाई ऑन बिहाफ ऑफ सेलर। कहने का मतलब क्या है, मैंने अगर आपको अधिकार दिया है कि आप मेरे माल को बेचिए, आप मेरे नीलाम करता हो, बोली लगाने वाले हो, ऑक्शनियर हो, तो आप मेरे सारे राइट को अपने पास रिजर्व करके रखोगे जो कि मेरे पास है, और आप मेरे माल को नीलाम के द्वारा आसानी से बेच सकते हो, जैसा कि मैं अपने पास से बेचता हूँ उसको, क्योंकि मैं सेलर हूँ। जो मेरा राइट है वही आपके पास भी राइट होगा। इफ सच राइट इज नॉट रिजर्व, इट इज़ नॉट लॉफुल फॉर द ऑक्शनियर नोइंगली टू टेक एनी बिड्स फ्रॉम सेलर। अगर मान लीजिए मैंने कोई राइट उसको रिजर्व नहीं करने के लिए दिया, तो मतलब अगर नीलाम करता, जो मेरा बोली लगाने वाला बंदा है, अगर वो माल बेचता है तो बेटा फिर वो माल नहीं बेच सकता, क्योंकि उसको मुझसे परमिशन लेना होगा। ठीक है। सेल में बी नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू द रिजर्व और अपसेट प्राइस। मतलब सेल जो है बेटा नोटिफाई किया जाएगा, या तो कोई रिजर्व प्राइस होगी या तो कोई अपसेट प्राइस होगी जो कि मेरे सेलर ने तय किया। अपसेट प्राइस मतलब ऐसी प्राइस बेटा जो हमारे सेलर ने तय किया होगा, या पहले से कोई निश्चित प्राइस होगी। तो ऐसे प्राइस मतलब मैंने कोई प्राइस तय कर ली, या कोई ऐसी प्राइस जो मैं बाद में तय कर रहा हूँ, तो किसी भी प्राइस पर मेरा नीलाम करने वाला व्यक्ति ऑक्शनियर जिसको बोलते हैं वो तय कर सकता है, उस पर माल बोली लगा सकता है, और उससे हाई जो माल पे बोली लगाएगा उसको माल बेच दिया जाएगा। इफ सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, सेल इज वाइडेबल एट द बायर्स ऑप्शन। मान लीजिए मैं सेलर हूँ, मैं माल की बोली लगा करके माल बेच रहा हूँ, और मैंने जानबूझ करके कोई ऐसी प्राइस लगा दी माल की जिस पे माल को बेचना असंभव है, तो बेटा ये अगला व्यक्ति मान लीजिए उस पर उसको खरीदने को तैयार है। मान लीजिए आप बायर हैं, आप सारे लोग बायर हैं, आप माल खरीदने और हम बोली लगवा रहे हैं, जानबूझ के प्राइस खूब बढ़ाते जा रहे हैं। मेरे 4-6 बंदे उसके अंदर बैठे हुए हैं, लगा रहे हैं 1 करोड़, अगला कह रहा है 2 करोड़, और आप रियल बायर हैं, मेरे वाले फेक हैं, सब बैठे हैं बोली को बढ़ाने के लिए, हाई हाव भाव देने के। फिल्मों में होता नहीं है, मैंने घर बेचने के लिए, नीलाम करने के लिए बोली लगाई, मेरी 10 बंदे सूट पहन के वहाँ बैठ गए, वो बोली लगा रहे हैं खूब 15 करोड़ 20 करोड़, और जो लोग रियल में खरीदने हैं उनको दिक्कत हो रही, वो 50 करोड़ बोल रहे हैं, 100 करोड़ बोल रहे हैं। फिर मेरा बंदा कह रहा है 80 करोड़ 90 करोड़ 150 करोड़। बेटा अब जानबूझ के अगर मैं बोली बढ़वा रहा हूँ अपने ही लोगों से, तो और अगर बायर ने खरीद लिया, तो कल को बायर को ये बात पता चली तो सारा सारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल मान लिया जाएगा, व्यर्थ मान लिया जाएगा। तो आई होप मेरे बच्चों, थैंक यू, इतनी ही टॉपिक थे, आपको समझ में आ गया होगा। तो कल का लेक्चर, आज का लेक्चर आप अच्छे से पढ़ें। कोई भी डाउट आए मेरे प्यारे बच्चों हमसे कमेंट में पूछें। मैं आपका हिमांशु सर हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। थैंक यू बच्चों।